केंद्र सरकार अपने 27 लाख कर्मचारियों के लिए गारंटीड यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को और अट्रैक्टिव बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए यूपीएस में कुछ नए फायदे जोड़े जा सकते हैं। इनमें आश्रित बच्चों के लिए पेंशन शामिल हो सकती है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो सिंगल माता पिता हैं। इसके साथ ही यूपीएस से मिलने वाले टैक्स लाभों की गारंटी भी दी जा सकती है ताकि कोई झंझट ना हो। देखिए, दरअसल यूपीएस पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए शुरू हुई थी जो अपनी पेंशन को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत रहना चाहते हैं, लेकिन अब तक इसे ज़्यादा लोगों ने अपनाया नहीं। अप्रैल से 3 महीने का मौका स्विच करने के लिए दिया गया था, लेकिन केवल 30,000 लोगों ने इसे ऑप्ट किया, यानी 1% जो है एनपीएस सब्सक्राइबर्स ने स्विच किया। प्रवीण सर, सरकार इन कदमों से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों का भरोसा जीतना चाहती है क्या? देखिए, इस चीज़ को लेके हम लोग कई बार चर्चा हम लोगों ने की और हम लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया जब सरकार ने इसकी डेडलाइन बढ़ाई 30 सितंबर की, तब हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि हो सकता है कि सरकार इसमें और सुधार करने पड़े। यूपीएस को अगर आपको ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ानी है, आप चाहते हैं कि 27 लाख कर्मचारियों में से 20, 22 या 25 लाख कर्मचारी अगर इसको चुने, तो आपको इसको उस तर्ज पे लेके जाना होगा जहाँ पे कि लोगों को लगे कि ये उनको एनपीएस से ज़्यादा, एनपीएस के मुकाबले उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसीलिए 30 जून बीत गया और अब सितंबर भी आ रही है और कोई बहुत बड़ा नंबर ऐसा आ नहीं रहा जिसमें कि सरकार को ये लगे कि जहाँ पे अब ये स्कीम सफल होती हुई दिखाई दे रही है। प्रवीण सर, सरकार ने तो कई मोर्चों पर इसका प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया था। पेपर्स में आप देखिए तो उस पर बताया गया कि यूपीएस देखिए कितना फ़ायदेमंद है। उसके बाद यूपीएस कैलकुलेटर भी सरकार ने लॉन्च कर दिया, उससे भी बताने की कोशिश की गई एनपीएस में आपको इतना पेंशन मिलेगा, यूपीएस में इतना पेंशन मिल गया। तमाम सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने भी अपना अपना कैलकुलेटर लॉन्च कर दिया, उसके जरिए भी वो बताते हुए नजर आए कि भाई देखिए, आपको इस स्कीम में ओपीएस में रहिएगा तो इतना सैलरी पेंशन मिलेगा, एनपीएस में रहिएगा तो ये है आपका बायोडाटा कैलकुलेशन, और एनपीएस में यूपीएस में रहिएगा तो ये मिलेगा। उसके बावजूद सर, आउट ऑफ 27 lakhs ओनली 30,000 people are opting for the UPS. It's a very concerning demand. तमाम कैलकुलेटर जरूर आ गए हैं, लेकिन अब उन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी शायद कर्मचारियों को ये लग रहा है कि एनपीएस में हो सकता है उनको अच्छा मिले या यूपीएस रहनी चाहिए थी, और इसीलिए घूम फिर के बात या सुई जो है वो उस तरफ घूमने लगती है कि ओपीएस कहाँ है। ओपीएस को बेस्ट मतलब प्रेफरेंस कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी मान रहे हैं, और ये तादाद भी बहुत बड़ी है जो पेंशनर्स की तादाद है। तो यानी सरकार के पास असल में 8वां वेतन आयोग का भी संकट है और ओपीएस का, पेंशन का भी संकट है। अभी सर जो सूची आई है, जो भेजा गया है सरकार के पास, एनसीजेसीएम वाले लोगों ने भेजा, उसमें प्रमुख मांग तो यही है कि पुरानी पेंशन वाली जो है योजना उसको लागू किया जाए। बिल्कुल, 2004 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया उन सबको ओपीएस में लेके आया जाए। तो अब सरकार क्या इसको, अच्छा अब जो बात आ रही है निकल के उसमें ये आ रही है कि 10 साल से पहले अगर कोई सर्विस छोड़ता है तो उसका जितना यूपीएस में पैसा लिया गया है वो सरकार उसको वापस करने का प्लान कर रही है। फ़ायदा शायद अर्धसैनिक बलों को और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के तरह जो काम कर रहे हैं उनको मिलने को भी देने की बात आ रही है। इसमें टैक्स को लेके आ रहा है कि जिस तरह का ओल्ड पेंशन स्कीम में टैक्स को लेके आपको 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, वो यहाँ मिलेगा आपको, और आपकी जो फैमिली है उसको भी पेंशन देने में काफ़ी जो है वो सहूलियत दी जाएगी। इस तरह की सरकार इसको और ट्वीक करके धीरे धीरे, असल में अगर हम कहें तो ओपीएस की तरफ सरकार भी इसको, यूपीएस को ले जाती हुई दिखाई दे रही है। सर, मेरा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हूबहू करने की कोशिश है तो हूबहू से अच्छा है कि यूपीएस हटा के ओपीएस ही लागू कर दिया जाए, लेकिन उसकी क्या फीजिबिलिटी है? क्या सरकार ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकते? इकोनॉमिक मोर्चे पर हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, हो सकता है सरकार धीरे धीरे इस बात को समझ जाए कि जब कुछ तरीका बच नहीं रहा है तो फिर एक आध दो चीज़ों को छोड़ के ओपीएस जैसा ही सिस्टम बना दिया जाए। अब उसमें देखिए, सरकार के खजाने पर मान लीजिए अगर हम कोटक की रिपोर्ट मान लें या मान लीजिए एम्बिट कैपिटल की या किसी भी दूसरी अगर आप रिपोर्ट को देख लें 8वें वेतन आयोग के लिहाज से, तो सरकार के खजाने से 1.5-2 लाख करोड़ रुपए जाते हुए 8वें वेतन आयोग में ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 1 लाख करोड़ का खर्च तो 12-75 लाख 7वां वेतन आयोग था वही था। जी। तो यहाँ आपका खर्च बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आप एक स्टेप और ऊपर जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को नई आप लेके आ रहे हैं उसमें। तो अगर 8वां वेतन आयोग ही आता है या 1.5 या 2 लाख करोड़ रुपए का या 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च सरकार के खजाने पे बैठता है, तो फिर सरकार ये सोच सकती है कि यूपीएस वाले जो मोर्चा है, पेंशन का मोर्चा है,
वहाँ पे भी कर्मचारियों की नाराजगी को क्यों ही रखा जाए। जी 27 लाख कर्मचारी अगर हैं इस उसमें आपके, और केवल 10% 1% ने ही इसको ऑप्ट किया है, तो फिर सरकार के सामने फिर वही बात है कि लंबे आंदोलन चलेंगे, बाकी चीज़ें होंगे, तो सरकार ट्वीक करके ओपीएस की तरफ बढ़ सकती है। ऐसे मुझे लगता है कि सरकार के सामने धीरे धीरे वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ सरकार को बढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे जाके कि दोनों चीज़ें मर्ज हो सकें। जी जी। लेकिन सर ये अगर मैं मोटा मोटी समराइज़ करूं तो पहले ओपीएस था 2004 से पहले, उसके बाद एनपीएस लाया गया। एनपीएस में भी शिफ्ट करने को लेकर बड़ी जद्दोजहद देखने को मिली, और हालांकि कुछ लोग आते हुए भी दिखे, क्योंकि अब तो जो 2004 के बाद से जितने भी लोग हैं 2004 के बाद से तो एनपीएस है ही, एनपीएस है ही सर। अब उतना ही जद्दोजहद अब इनको होगा यूपीएस में कन्वर्ट करने के लिए, तमाम ये कोशिशें कर लें, कैलकुलेटर लॉन्च कर दें, क्योंकि जरा सा भी अगर मैं देखूं तो इंटरेस्ट नहीं है कर्मचारी संगठनों के माध्यम से। अब देखिए ओपीएस को जब खत्म किया गया तो उसके साथ में कोई ऑप्शन सरकार ने नहीं दिया था ओके कि आप ओपीएस में भी रह सकते हैं और आप एनपीएस में भी रह सकते हैं। अब यहाँ जब मामला फंस गया है वो इस वजह से फंस गया है कि आपने ऑप्शन दे दिया कि आप एनपीएस में रहना चाहो। सरकार को दरअसल पिछले साल ये लगा जब यूपीएस को लॉन्च किया गया, और टीवी सोमनाथन ही उसके हेड थे जिन्होंने पूरा यूपीएस को डिज़ाइन किया, उनकी अगुवाई में ये लॉन्च किया गया। तब सरकार के दिमाग में ये था कि यूपीएस ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा कि एक झटके में सारे लोग निकलेंगे एनपीएस से और यूपीएस पे शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पे कि ये सरकार ने कहा कि 25 साल की आपने सर्विस की तो आपको 50% की पक्की पेंशन मिलने वाली है। अब 50% यानी आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है 1 साल की, उसके 1 मंथ की उसका एवरेज निकालेंगे अगर, उसका 50% पक्की सैलरी मिलने, पक्की पेंशन मिलने का मतलब है कि वही बात हो गई जो ओपीएस में थी, जितनी आपको सैलरी मिलती है उसका आधा आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा। सरकार को लगा बस एक यही चीज़ ऐसी है जिसके बूते पे सारे कर्मचारी इधर से उधर हो जाएंगे। उसका दूसरा मास्टर स्ट्रोक इन्होंने मारा बजट से पहले ही 8वें वेतन आयोग का ऐलान करके। नहीं, लेकिन अब वो चक्कर क्या हुआ कि जब कर्मचारी ज़्यादा समझदार निकले, कर्मचारियों ने इसको तोलना शुरू किया कि आखिर इसमें हमको मिलने वाला क्या है यूपीएस को। जब पूरा उसको डिटेल्ड जब देखा गया तो सरकार ने फिर तमाम तरह के प्रेजेंटेशन, पीपीटी और सब तरह की जो ट्रेनिंग और जो अवेयरनेस है वो सब तरह के कार्यक्रम चला लिए, लेकिन अब लोग टस से मस होने को तैयार नहीं है। लोगों को लग रहा है कि यार इससे तो अच्छा है एनपीएस थी, एनपीएस मार्केट से लिंक्ड है, हो सकता है आपको ज़्यादा ही रिटर्न मिल जाए वहाँ पे। जी, तमाम चुनौतियाँ हैं सर। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।